नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीपीसीएस में। यूपीएससी का आज जीएस फर्स्ट पेपर हुआ है। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सवाल आते कहाँ से हैं और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आंसर राइटिंग के समय। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला और इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। शैलकृत यानी पत्थर से काट कर जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो अमरावती शैली में हो, चाहे जो सातवाहन वंश का एक अपना एक आधिपत्य था उस संस्कृति पर, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना था। और इसमें बताना था कि उसमें भारतीय कला और भारतीय इतिहास को कैसे उसने प्रासंगिक बनाया उस समय के स्रोतों से, तो इसमें ये बताना था। फिर क्वेश्चन 2 है, जो भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चढ़, इसका विश्लेषण करना है। तो बौद्ध धर्म, पहले तो आप कंक्लूजन में बौद्ध धर्म के बारे में लिखें, बौद्ध धर्म से रिलेट करके ही पाल काल से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तत्पश्चात पाल काल के जो भी पॉजिटिविटी है उसको दिखाना है कि किस कारण इसको बहुत महत्वपूर्ण चरण माना जाता था। देन उसके बाद कंक्लूजन मतलब विश्लेषण करना है। ठीक है, कंक्लूजन में सारे पार्ट बताकर उसके बाद कंक्लूजन पे आना है। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अगर जिसने एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों का भी अभ्यास किया है तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। लॉर्ड कर्जन की नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी। परिप्रशांति के भू भौतिकी अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। प्रशांत क्षेत्र के जितने चारों ओर के उसके भौतिकी लक्षण बताने हैं, उन्हीं का विवेचना करना है। फिर क्वेश्चन 5 है कि मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद द एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल से आपको बताना है इसके सारे कारणों को। जो मरुस्थलीकरण का प्रोसेस है, मतलब डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है, उसके लिए क्या जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं, इसी के बारे में आपको बताना है कि उसकी जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं। उसी को उदाहरण के स्वरूप बताना है। उसमें आप सहारा डेजर्ट को लिख सकते हैं, थार डेजर्ट को, जो भी है कालाहारी डेजर्ट को। ठीक है, उन तीन तीन चार का आप एग्जाम्पल देंगे, इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल साधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव पड़ा। ये भी बहुत हिट टॉपिक था। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिसने भी अच्छे तरीके से किया, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर लेगा। वर्तमान में लौह इस्पात उद्योगों के कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरण सहित कारण बताइए। ये बहुत ही टॉपिक क्वेश्चन था। ये लगातार कई टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था इसको। विजन की टेस्ट सीरीज में पिछली बार भी, इस बार भी, इस वाले भी टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन की रूपरेखा बनाई गई थी। और अगर मुझे लगता है कि अगर आपने किसी भी टेस्ट सीरीज को अच्छे से किया होगा तो इस क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे आप। ये विजन की टेस्ट सीरीज से पूरी तरह मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। जितने भी घटनाक्रम है, उदाहरण में आपको सोशल इशू में आपको करंट घटनाक्रम बताइए, जो करंट में सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव को का हो या फिर कई सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं या फिर बिहार में हो रही हैं। जाति की प्रासंगिकता क्या समाप्त हो गई, ऐसी सारी चीज़ों को आप सारे एस्पेक्ट्स को समाहित करते हुए लिखना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 से तो एक बार सोशल इशू का एक क्वेश्चन तो बनना ही था, तो हिट टॉपिक था। अगर आपने इसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कई बार अगर किया होगा और पढ़ा भी होगा तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपने आराम से कर लिया होगा।
कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। निसंदेह अब तो कई सारे आर्टिकल आए भी इधर, द हिंदू में भी आए और द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस तरह के कई आर्टिकल आए कि कोविड-19 गरीबी को बढ़ा रहा है या अर्थव्यवस्था को जब अर्थव्यवस्था को पीछे लाएगा तो निश्चित तौर पर ही वर्ग असमानता और तत्पश्चात गरीबी जन्म। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क दीजिए। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी consequences of rising cultural assertiveness? आर्ग्यू, इस पे आपको तर्क देना था 150 शब्दों में। मतलब क्षेत्रवाद और सांस्कृतिक मुखरता, ये दोनों का इन दोनों का सम्मिलन और इनसे उत्पन्न प्रभाव को इसमें बताना था। ठीक है। भारतीय दर्शन व परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय दर्शन को भारतीय स्मारकों की कल्पना में महत्वपूर्ण क्या भूमिका है? रोल ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड एन सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड shaping the monuments and their art of India. Discuss। ठीक। मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। क्वेश्चन 12 जो है, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। फारसी की महत्वपूर्ण यानी महती भूमिका, जो उसकी भूमिका थी, जो रोल था, उसको मध्यकाल भारत में बताना था। आप कई सारे आप इसमें किताबों को डिस्कस कर सकते हैं, चाहे अमीर खुसरो किताबें हो या फिर जियाउद्दीन अहमद, निज़ामुद्दीन, जितने लोग थे जो फारसी भाषा में किताबें लिखते थे, सारे किताबों का आप डिस्कस कीजिए और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, चाहे सामाजिक एस्पेक्ट में रही हों चाहे राजनीतिक एस्पेक्ट में, उन्हीं को यहाँ पे दिखाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। ये भी एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपने जो भी एनसीईआरटी का आपने अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री का अगर एनसीईआरटी के प्रश्नों को अगर आपने सॉल्व किया है तो निश्चित रूप से क्वेश्चन वहीं से आया। पूरे सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो भी, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट जरूर है। ये एक तरह से कहा जा सकता है रिवाइजेबल क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहारिक समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी उसके पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को बताना है, उसके बाद कंक्लूजन पे आना है। ठीक है। पहले तो नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं को, ये सारी चीज़ों को रिलेट करके फिर उसके पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, फिर कंक्लूजन। फिर भारत में 10 लक्षी नगरों जिनमें हैदराबाद और पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताए। स्थायी निराकरण के उपाय बताएं। ये भी हिट टॉपिक था। ये विजन के टेस्ट सीरीज में भी था और कई सारे और टेस्ट सीरीज में था जो मुझे ध्यान नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है। सोलर एनर्जी के बारे में सारी चीज़ें बतानी है इसमें। क्वेश्चन 17, भारत के वन संसाधनों की स्थिति व जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए। भारत के वन संसाधनों की स्थिति व जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए। यह इंट्रोडक्शन आपको स्टार्ट करनी है, मुझे लगता है वन रिपोर्ट 2019 के द्वारा, वहाँ से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, जो वन रिपोर्ट हाल ही में जो आई है। ठीक है। फिर क्वेश्चन 18, भारत में विविधता बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है। अभी एक वैश्वीकरण का एक नेगेटिव पॉइंट है कि विविधता बहुलवाद क्या संकट में है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसकी नेगेटिविटी पूछी गई है वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की। इसको भी आपको उदाहरण द्वारा ही समझाना है
औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर ट्रेंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति रिवाजों में परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? इसमें अपना वी पॉइंट देना है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सुप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री? इसको भी आपको उदाहरणों द्वारा बताना है। आपके आसपास के कई ऐसे घटनाएं हुई हैं और जिनको आपको सोच के वहीं उसका सारे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सोशल इशू के, आपको उदाहरणों से रिलेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? ये तो आप भली बात जानते होंगे, जो 6 महीने 4 महीने आपने सारी चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा है, जाना है, सोचा है, सारी चीज़ें वही लिखनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है। पूरे पेपर को देखने का एक ही था कि पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके व्यू ऑफ पॉइंट पर निर्भर था, आप किस तरह सोचते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को लगाया है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पत्र आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए, और जो भी पेपर होगा मैं वहाँ पे एनालिसिस करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।